हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी 5वां सेमेस्टर के केमिस्ट्री के दूसरे यूनिट दूसरे चैप्टर को आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने हो सकता है आप 12वीं के बाद इसको नहीं सुने होंगे या समझे नहीं होंगे, लेकिन आप इस लेक्चर को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। और क्या क्या हमें स्टडी करना है इसके अंतर्गत आप लोगों को मैं पूरा बताते जाऊंगा। एक बेसिक लेवल से कैसे आगे चीज पढ़ते जाएंगे, उन सारे चीज़ों को हम एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझते जाएंगे। चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, राइट। तो देखो हमारे पास टॉपिक जो है आज का जो हमारा यूनिट है चैप्टर 2 है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है, क्या होता है, इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ये हम यूज कहाँ पर करते हैं, ये हम समझने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन हम इनऑर्गेनिक में भी इनको पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो इसका पूरा एक एक मैं मीनिंग बताते जाऊंगा, आप लोग कम कम थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट डाउन करते जाना। ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं, रेडिएशन होते हैं, उसे भी मैं आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इनके पूरे मैं हर छोटी छोटी बातें को बताते जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन जरूर करना, राइट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास कोई लाइट। स्पेक्ट्रा मीन्स आप सभी लोग समझ सकते हैं स्पेक्ट्रा कौन कौन जनरेट करते हैं। कुछ हमारे पास लाइट है, सनलाइट, एक्सरे किरण और एक गामा किरण है और यूवी रे है। ऐसे बहुत सारे आपको रे देखने के लिए मिलते हैं, कॉस्मिक किरण, बहुत सारे आप पढ़े होंगे। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन हम जनरली जो मीनिंग है वो क्या समझते हैं। हमारे पास हम कोई मैटर होते हैं, है ना, हमारे पास कोई एक मैटर होते हैं। जैसे उस मैटर में हम लोग कोई लाइट को प्रवेश कराते हैं, उनके अंदर जब डालते हैं तो वो क्या करने का काम करते हैं मालूम है आपको। लाइट उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसका सीधा मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास कोई भी मैटर से, कोई भी सैंपल से हमारा एक कोई लाइट जाके टकराएगा, और उस टकराने के लिए जिम्मेदार कौन होता है मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से समझते जाना। देखो हमारे पास एक एटम होता है और इस एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके बीच में क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जो बीच में इसका प्रोटॉन होता है, राइट। कहीं ना कहीं ये हमारे एटम जो स्तर है, एटम का जो स्तर है, तो जैसे हमारे पास कोई लाइट यहां पर इस मैटर पर पड़ने लगता है तो वहां पर उस एटम में, उस मैटर में हमारे पास जो मैटर होगा वो क्या से मिलके बना होगा, अर्थात नो डाउट ये मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल मतलब क्या समझे, अणु होगा। हमारा हर एक पदार्थ, हर एक मैटर, मैटर मतलब द्रव्य, राइट ना। जो द्रव्य होगा, जो पदार्थ होगा, जो सैंपल होगा, वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। और जो मॉलिक्यूल्स हो गए स्टूडेंट्स, वो हमारा एटम से मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। अर्थात एटम को जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अब मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो हमको मैटर मिलेगा, और उसी मैटर पर हमको लाइट को इंजेक्ट कराना है, लाइट को हमको डालना है। और जैसे जैसे हम लाइट को एंट्री कराते जाएंगे, राइट ना, तो उस एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, राइट। और उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ये जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास वही चीज होगी जो हमारे स्पेक्ट्रा जो इनके अंदर में आएगा और उसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताएगा। ये होता है हमारे पास एक कोई, हमारे पास लाइट होगा, लाइट मतलब स्पेक्ट्रा होगा, स्पेक्ट्रा होगा कोई भी, और स्पेक्ट्रा जैसे ही हमारे पास कोई मैटर में टकराया, टकराने के बाद वो मॉलिक्यूल से होते हुए, इसका मतलब ये समझे कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक सैंपल है, मान लीजिए कोई सैंपल है यहाँ पर, और इस सैंपल में हम लोग कोई लाइट को क्या करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, कोई भी सनलाइट हो या यूवी लाइट हो। अभी मैं आपको पूरा एक एक चीज़ को बताते जाऊँगा, राइट, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जैसे ही मैं लाइट को इसके अंदर में एंट्री कराया तो उसके अंदर में घुसते ही, उसके अंदर में जैसे घुसा तो वहां पर हमको उनका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से कोई भी मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर होगा उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लाइट आ रहा है वो किस तरह का लाइट है,
मैं यहां लिखा हूं, देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसका हिंदी मतलब लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि किसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, किसके बीच में क्रिया हो रही है। तो कोई एक मैटर और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस दोनों के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को ही बच्चों हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिल रहा होगा। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा मिलेगा देखना, और कुछ नया चीज मिलेगा, ध्यान रखना। इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द मैटर। हमारे पास कोई एक मैटर है और इस पर एक कोई लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम रे कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय किरण कह रहे हैं। इसके बारे में अभी मैं टॉपिक में लेने वाला हूं पूरा अच्छे से, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास कोई मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट टकराता है तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, जो क्रिया हो रही है, जो वहां पर आपस में एक दूसरे के साथ जो स्ट्रक्चर को बता रहे हैं कोई मॉलिक्यूल, उसी की स्टडी कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुल मिला के किसी भी पदार्थ पर लाइट डालने से उनके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ रहा होगा। और हमारे पास इसको जनरेट करने वाला, अर्थात इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो एक स्पेक्ट्रा, जिसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहा हूं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कह रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, एक्सरे किरण हो सकता है, गामा किरण हो सकता है, आपका यूवी रे हो सकते हैं। ये सब के सब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ईटीसी। ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय हमारे पास विकिरण होते हैं। जो सनलाइट आ रहा है ना, उसमें भी हमारे पास फोटोन होते हैं और वो किरण की तरह, दोनों की तरह काम करते हैं। जो हमारा सनलाइट है इसमें कण की तरह भी एक काम करते हैं, ये कण की भांति भी काम करते हैं, और साथ में स्टूडेंट यह एक किरण की भांति भी काम करते हैं, एक रे की तरह भी, एक वेव की तरह भी ये क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। अर्थात इसको हम लाइट का डबल नेचर भी कहते हैं, राइट, आप सब लोग जानते होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सब के सब आते हैं। नोट डाउन करते जाना, बहुत स्पेशल है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये सब के सब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ही कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पर पड़ता है, मैं समझाता हूं, बढ़िया ध्यान से सुनना। ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जाता है किसी सैंपल पर। सिंपल मीन्स हमारा कोई मैटर है उस पर जाता है, और जाने के बाद इससे टकराया, टकराने के बाद नो डाउट वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, करेगा ही करेगा। और जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करने लगेगा। और मैं आपको बता दूं, उनको लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक निश्चित एनर्जी की हमको जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, स्ट्रक्चर बताना शुरू कर दिया, तो हमको एक सिग्नल मिलेगा, राइट। ये लाइट गया, और लाइट जाने के बाद जैसे हमको लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, स्ट्रक्चर जब बता रहा है, तो यहां पर एक ग्राफ में आप देख पाएंगे, ग्राफ इसका डाउन होगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा। जो हमको ग्राफ मिलने वाला रहेगा लाइट का, जो हमारा लाइट गया उस मॉलिक्यूल पर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पर हमको एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो ये हमारा ग्राफ में बताएगा। तो ये जो नीचे बताया, जो ग्राफ आपको दिख रहा है, यही हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है उनका, और कोई भी पदार्थ होगा, उनके दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो अंतरक्रिया होगी, उन्हीं को हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी मैं पूरा आपको एक एक चीज लिखवा के बताऊंगा, और सारे चीजों को मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज को क्लियर कर दूं। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट को ना भाई कोई मत छोड़ना, राइट। तो ये चीजें हैं आप सबके लिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कोई भी हमारे पास मैटर के बीच की जो इंटरैक्शन होती है, उनका स्टडी करना हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाम से पता चल रहा है, स्पेक्ट्रा के माध्यम से किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, तो वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे, 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, दूसरा है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और तीसरा है रमन स्पेक्ट्रा। इसको रमन ने, डॉक्टर सीवी रमन ने खोज किया था। ये सारे चीज़ों पर हम एक एक बारी से धीरे धीरे से स्टडी करते जाएंगे। फिलहाल आपको इतना समझ आ गया कि इस चैप्टर में, इस यूनिट 2 में हम क्या की स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रा। ये तीनों स्पेक्ट्रा के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ये स्पेक्ट्रा क्या चीज होती है, ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं।
ये स्पेक्ट्रा हमको जानना जरूरी है। उसके बाद हम इनके बाकी और इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट है ना, उनको भी हम लोग समझते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको स्पेक्ट्रा को भी बता देता हूं, हमारे पास स्पेक्ट्रा का एरिया क्या क्या है, क्षेत्र क्या है। तो आई होप आप लोगों को इतना बातें समझ में आ गया। अभी तक आपने समझा है कि कोई मॉलिक्यूल होता है, उन पर कोई लाइट जाता है, एब्जॉर्ब करता है, और उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, उन्हीं का पढ़ाई करना, उन्हीं की स्टडी करना बच्चों कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग बेसिकली इस 5वां सेमेस्टर में बहुत सारे चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, हमको पीएचडी नहीं करना है इस पर, राइट ना। हमको पेपर अच्छा से दिलाना है और हमारा बेसिक जो हमारा चल जाना चाहिए काम, उतना आपको पढ़ना है, राइट ना। तो इसमें अलग अलग पार्ट दिया है, हर यूनिट में आपको तीसरा यूनिट में अलग मिलेगा, चौथा में अलग मिलेगा, पांचवा में अलग मिलेगा। तो यही चैप्टर है जो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं अच्छे से बता सकूं, राइट ना। इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, इतना अगर आपने समझ लिया, ये देखो ये चैप्टर में पढ़ना है, मैं बोल रहा हूं फिर सुनना, ये यूनिट 2 के अंतर्गत यही तीनों चीजों को हम स्टडी करेंगे। और यहां पर जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे है, इसके अंतर्गत आपको सनलाइट, एक्सरे, गामा किरण, यूवी लाइट, ये सारे के सारे चीज आपको, एनएमआर वगैरह, ये सारे चीज आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो इतना चीजें आपको समझ में आया, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रो बताने की कोशिश किया। अब मैं आगे एक एक चीजों को लिख लिख के बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा स्पेक्ट्रा को भी हम लोग समझते हैं। चलिए मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम के एरिया क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा वेवलेंथ है, आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ इस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं, आप सब लोग देख पा रहे हैं, और एनर्जी इधर की हमारी ज़्यादा होगी, राइट। एक्सरे हमारे पास आप देखेंगे कॉस्मिक रे, गामा किरण होता है, एक्सरे वही वाला एक्सरे है। अगर कहीं पर हड्डी टूट जाते हैं तो चेक करने के लिए आपको एक्सरे पर लगा देंगे और आपके टूटी हुई हड्डी को पता करने के लिए, राइट ना। और गामा किरण जानते हैं, आपके सनलाइट वगैरह में भी आते हैं। और कॉस्मिक जो किरण होती है हमारे पास कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण है, यूजिबल लाइट है जो दृश्य प्रकाश होते हैं। अल्ट्रा इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, और रेडियो वेव है। ये है हमारे पास जो इसके स्पेक्ट्रम है। मतलब क्या क्या स्पेक्ट्रम है, आपको एक नॉलेज भी हो गया कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो क्या क्या चीज है। तो इसके एरिया क्या क्या है, इनके क्षेत्र क्या क्या है। तो इसका वेवलेंथ देख सकते हैं आप सब लोग। स्टार्टिंग के देखिए वेवलेंथ कम है, वो पास पास में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका वेवलेंथ काफी दूर होते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ का यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ से यहाँ बढ़ गया आगे, और जैसे जैसे जाते जाएगा, जैसे शुरुआत में देखिए यहाँ पर आप लोग और इसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास दिए हुए हैं। तो शुरुआत में इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है इसका वेवलेंथ स्टूडेंट बढ़ते हुए जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे शुरुआत का जो रे है वो कॉस्मिक रे आते हैं, फिर गामा रे आते हैं, फिर एक्सरे रे आते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और हमारा रेडियो वेव, ये सब आते हैं। अब यहाँ देखिए यूजिबल लाइट में कौन कौन आते हैं। यूजिबल लाइट में 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, सभी लोग पता है। आप इंद्रधनुष वगैरह देखते हैं तो यहाँ 7 रंग में आपके दिखाई देते हैं। फिर बोल रहा हूँ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारा 7 कलर में दिखाई देते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा आपका जानकारी स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के प्रति। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा ये सारा चीज़ मैच करेगा। मैं बहुत सारे चीज़ों को इस तरीके से आपको बताते जाऊंगा, जो हमारा काम का है वो सारे चीज़ यहाँ डेटा कलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग लगाते जाना इसको, सभी लोग। एनर्जी कैसे कम हो रही, ज़्यादा हो रही, वेवलेंथ इधर बढ़ रहे हैं, एनर्जी इधर हमारी बढ़ रही है, राइट। तो ये हो गए इसके एरिया। अब हम समझते हैं कि इसमें हम डेफिनेशन में और क्या क्या लिख सकते हैं, उसको भी मैं लिख के आपको बताऊंगा। धीरे धीरे से आप करते जाना, मैं पूरा परिभाषा के साथ आपको लिखवाते जाऊंगा। और इसे सब लोग आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना। फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो किरण होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसे आप ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। और वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके आप लोग अवश्य बताना, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे नोट्स में लिख सकते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। बहुत अच्छा है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कोई भी जो मैटर है और विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, कि आपस में इंटरैक्शन अर्थात परस्पर क्रिया की अध्ययन किया जाता है। इसी को मैं आप लोगों को बता रहा था, समझा रहा था। अब मैं उसको आपको लिख करके बता रहा हूं ताकि आप नोट्स बना सके अच्छे से, राइट। और इसी को लिख देंगे, फिर आप आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, आपको आगे जो टॉपिक पढ़ना है उसको समझने के लिए इनको समझना जरूरी है ना। तो ये समझे रहेंगे तभी तो हम उसके बारे में जान पाएंगे ना, बता पाएंगे। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो हमारे दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्या लिखें क्या पढ़ें। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कोई भी पदार्थ होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे मैं आपको कह रहा था EMW कह रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव कह रहा था, राइट ना। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कह सकते हो आर मतलब रेडिएशन भी कह सकते हैं, राइट। इसका अध्ययन किया जाता है दोनों का परस्पर। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी संक्रमण अवस्था में होता है। देखो, जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कोई भी चीज होगा, मैं कहां लिखूं, यहां पर, जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कोई भी चीज यहां होगा और जैसे ही इस पर कोई h म्यू लाइट पड़ेगा तो नो डाउट ये मॉलिक्यूल पर जैसे ही लाइट पड़ा तो वो हमारा ग्राउंड स्टेट में शुरू में था। जब हम लोग इस पर कोई लाइट नहीं डाले थे तो ग्राउंड स्टेट में था। लेकिन जैसे ही मैं लाइट डाल दिया तो वो अपने जो मॉलिक्यूल होगा वह एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, संक्रमण अवस्था में आ जाएगा, जहां पर एनर्जी बढ़ जाता है। ग्राउंड लेवल में है तो वहां की एनर्जी एकदम कम रहेगी, एकदम लो रहेगी। लेकिन जैसे हम लाइट डालेंगे तो वहां की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी कह रहे हैं संक्रमण अवस्था में होता है। अब यहां पर समझने वाली बात है, दो चीजें यहां पर डायग्राम में मैंने लिखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण। कोई चीज जब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और उससे ये लाइट एब्जॉर्ब कब होती है, जब लाइट हम उसके अंदर में डालते हैं तो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन हम इमिशन किसको कहेंगे, जैसे हमने लाइट डाला तो वहां से लाइट डालते ही जो ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए पत्थर है, पत्थर जब धूप लगा नहीं है तो उस पर कोई भी एनर्जी काम नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो वो गर्म होने लगता है और उसके चारों ओर हीट हो जाता है। जैसे लोहा है, आप गर्म नहीं किए, ठंडा है, लेकिन जैसे ही आप आग में डाल दिए तो आग में डालने के बाद निकालने के बाद क्या होता है, उसके अगल बगल हाथ रखेंगे तो देखना आप पूरा गर्म हो जाता है। तो जब हम लाइट दे रहे थे तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अर्थात हम टेम्परेचर दे रहे थे या लाइट दे रहे थे जो भी। लेकिन जैसे हम उसको निकालें या देखें तो उसके अंदर में क्या होने लगते हैं, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद फिर वो बाहर में लाइट निकालने लगते हैं, मतलब उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो ये उत्तेजित अवस्था में कब आते हैं, समझते हैं, देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जब कोई h म्यू लाइट, ये लाइट का बात कर रहे हैं, h म्यू लाइट ऊर्जा को एक फोटोन, ऊर्जा का एक फोटोन, मतलब फोटोन कहने का मतलब एक एनर्जी है, एनर्जी का बंडल है ना, बंडल ऑफ द एनर्जी बोल सकते हैं, एक पैकेट है एनर्जी का। फोटोन मतलब एक लाइट का पैकेट है। किसी अणु की मूल अवस्था पर जब गिरता है, किसी भी मॉलिक्यूल है, यहां आप देख पा रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल पर जब गिरता है ना, तो जो ऊर्जा अवशोषित होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो भी एनर्जी उस मॉलिक्यूल के अंदर में, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर में एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब उस मॉलिक्यूल में हमने लाइट डाला तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा अपने साइड, राइट ना, तो उस एनर्जी को हम अवशोषित ऊर्जा कहेंगे। अर्थात हम उस ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कह रहे हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। यहां पर देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, राइट। अब उसी प्रकार समझते हैं, यदि मॉलिक्यूल्स, जो हमारा मैटर है, मॉलिक्यूल्स है, अणु है, h म्यू ऊर्जा की एक फोटोन को उत्तेजित कर अर्थात एक्साइटेड करके अपनी ग्राउंड अवस्था में पुनः फिर वापस लौट जाते हैं। देखो यहाँ इस चित्र में देखो, ये हमारा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना, लाइट पड़ा और लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा करके ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर आ जाता है, कह रहे हैं अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में फिर लौट आता है। तो इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को इमिशन अर्थात उत्सर्जित हमारे पास होगा। उत्सर्जित, उत्सर्जित मीन्स क्या बोलेंगे, यहां पर रारे छूट गया है क्या, फोटोन को उत्सर्जित, रारे रहेगा ना, उत्सर्जित करके अपनी, उत्सर्जित मतलब क्या समझे, उसके चारों ओर चमकने लगते हैं ना, लाइट याद करिए। जैसे कोई चीज है, आपने वहां पर लाइट डाला
तो लाइट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद तो चमकने लगते हैं बाहर से, तो ये अपनी पुराने प्रारंभिक स्तर में फिर लौट आते हैं वापस, तो इसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब ये इमिशन होने लगते हैं ना, जब अपनी ग्राउंड स्टेट में फिर वो लौट आने लगते हैं, मतलब ये बोला जाए कि पहले वो ग्राउंड में था, उसे लाइट डाल के एक्साइटेड कर दिया, और एक्साइटेड करने के बाद फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ग्राउंड स्टेट में जैसे आएगा ना तो लाइट चमकने लगता है, और इसी अवस्था को हम कहते हैं, इसी एनर्जी को इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप सारे लोगों को बहुत अच्छा से समझ आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, राइट। मैंने बढ़िया लिखा है आप सबके लिए, बढ़िया नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो यार, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं सच में। दिल से जुड़िए हमसे और मेहनत करिए केमिस्ट्री के साथ, अच्छा लगेगा, राइट। मैं छोटा छोटा वीडियो नहीं बना रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कम लेक्चर में ज़्यादा आप कवर कर लें, राइट। तो ये ध्यान रखते हुए आप एकदम छोटा छोटा वीडियो ना देखें। बड़े क्लास के बच्चे हैं आप, 6वीं 7वीं 10वीं के बच्चे नहीं हैं जो छोटा छोटा वीडियो देखें, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को आप समझो और इसको लिखो। अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं ये पेपर में आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, तो उसे भी हम समझते हैं पूरे डायग्राम के सहित, और क्या है कैसा है हम पूरा इनको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एमपी है, आप सभी लोगों को इसे समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, जो रेडिएशन होते हैं, वो क्या होते हैं। आप सब लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, है ना। एक हमारा ये अक्ष जो लिखा है, एक्सिस जो मैंने लिखा है एक्स का, ये हमारा इलेक्ट्रिक एरिया है, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है, और ये वाला जो आपको वाई दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और यहाँ से कोई एक हमारा लाइट जा रहा है, ये गमन कर रहा है, तो ये तरंग के गमन की दिशा है। अर्थात हम एक बात समझते हैं कि किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली जो प्रकाश है, कोई भी पदार्थ पर लाइट पड़ा कोई पदार्थ से, तो वहाँ से एक लाइट निकल रहे, उत्सर्जित हो रहे हैं, तो वो जो होगा प्रकाश और उष्मा तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अर्थात कोई लाइट होते है उसमें दो ठो गुण पाए जाते हैं, एक तो वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, दूसरा वो कण की भांति व्यवहार करता है, अर्थात वो कण भी है और दूसरा साथ साथ वो तरंग भी है, वेव भी है, राइट। इसीलिए हम इसे डबल नेचर कहते हैं, अर्थात इसको द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। यह कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करने लगता है। यह एक तरंग की भांति व्यवहार करता है और कण की भांति व्यवहार करता है। इसके लिए कोई भी हमको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः माध्यम पर यह निर्भर ही नहीं करता। तो तरंग वेग क्या होगा, तो फिर तो यहां लिख सकते हैं 3 × 10⁸ ms-1 से गति करता है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इन तरंग के साथ, इन तरंग, अब ये तरंग के बारे में हम बात करें, इन तरंग के साथ विद्युतीय अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चुंबकीय फील्ड अर्थात ये वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट ना, संबंध होते हैं। अर्थात हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां हमने लिखा है जो एक दूसरे के तथा विकिरण के संचरण अर्थात प्रोपगेशन, इस तरह से लाइट जा रहा है, ऐसे गमन करते हुए जा रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमारा लंबवत होते हैं। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, ये हमारा जो लाइट जा रहा है, ये देखिए इस तरह से गमन करते हुए जा रहा है, ये देखिए, और एक के ऊपर एक, अर्थात इसका डबल नेचर आपने अभी देखा है, राइट ना। तो ये कैसे गमन करते हुए जा रहा है, अगर आप डायग्राम बनाना चाहे तो देखो, ये वाला जो रे है इस तरीके से जा रहा है, राइट, यहाँ इस तरीके से जा रहा है, राइट ना, और एक और हमारा जो रे है वो ऐसे जा रहा है, देखिए इससे ये अलग है ना, ये अलग है, देखिए एक दूसरे के ऊपर में चढ़ रहे हैं, ये देखिए ऐसे, राइट। तो अगर हम चाहें डायग्राम में, मैं इसलिए इसको मिक्स नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा ना आपको। तो हमारे यहां पर 3 चीज है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तरंग के गमन की दिशा, ये तीनों के तीनों हमारे एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात लंबवत होते हैं, राइट। तो यही हमारे विद्युत चुंबकीय किरण में लिखना है दोस्तों, आप सब लोग इसको समझ पाए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, राइट। तो ठीक है, आप सब ने बहुत अच्छे से इसे नोट्स बनाया, ध्यान से समझा। अब चलिए हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, रेडिएशन है, उसको लेकर के कुछ मैं महत्वपूर्ण बात करूंगा, जैसे वेवलेंथ क्या होते हैं, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके वेवलेंथ जो नंबर होती है वो क्या होती है, वो सारे चीज़ों को मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ये देखो यहाँ पर इसको हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे, राइट ना, ये हमारा स्ट्रिंग कहेंगे, और नीचे हमारा क्या होता है, गर्त होता है, ठीक है। तो आपस में जो इसके जो ये शिखर दिखाई दे रहा है, इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा उनको वेवलेंथ कहेंगे, राइट ना।
तो ये हमारा जो पिक दिखाई दे रहा है, जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है एक तरीके से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा क्या है, एक हमारे पास ये ऊष्मा विद्युत चुंबकीय और विद्युत के क्षेत्र में विकिरण के संचरण की दिशा को ये बता रहा है, राइट। तो इसका गमन को बता रहे हैं, देखो यहां पर इतना मान दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण जो छोटा छोटा टर्म्स है उनको भी समझ लेते हैं, बहुत काम का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है, अर्थात उसके अंतर्गत हमको क्या क्या समझने के लिए मिलता है। देखो ये पहला लिखा हुआ है हमारे पास वेवलेंथ। अभी हमने देखा कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र था, राइट ना। एक हमारा विद्युतीय क्षेत्र और एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर हमारे पास कोई लाइट गमन कर रहा था। तो ये लाइट गमन करता हुआ अभी आपने देखा था कुछ देर पहले, उसी को हम समझते हैं। देखो वेवलेंथ क्या है, किसी तरंग द्वारा, ये मान लीजिए ये जो तरंग है वो गमन करते हुए जा रहा है, तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी को उसका वेवलेंथ कहते हैं। जो उसका दूरी जो तय करेगा 1 सेकंड में तय की गई दूरी है ना, तो उसका जो दूरी तय करेगा उसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी उसका वेवलेंथ कहलाता है, राइट ना। देखो किसी तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी, एक तरफ है डिस्टेंस। अब कैसा डिस्टेंस है, देखो एक चक्र लगाने में यहां पर ऊपर जो इस तरह से उभरा हुआ भाग है और यहां भी उभरा, ये बार बार जा रहा है, तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को क्रेस्ट कहते हैं ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना, क्रेस्ट। और नीचे वाला भाग है उसको गर्त कहते हैं, गर्त ना, यहां पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख लेना। तो ऊपर में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी या फिर 2 नीचे में गर्त के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, राइट। सिंपल एकदम। इसे लेम्डा से दर्शाते हैं और इसका जो इकाई होता है वो हमारा मीटर होता है, एंगस्ट्रॉन्ग होता है, नैनोमीटर होता है, ये हमको देखने के लिए मिलता है, राइट ना। इसी को हमने लिखा हुआ है, यह 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी होती है, इसे लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है या शो किया जाता है। इसका इकाई एंगस्ट्रॉन्ग या मीटर या नैनोमीटर आदि होता है, और भी होते हैं कई ठो, राइट। तो ये हमको तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ है वो चीज समझ आ गया कि हमारे पास जो तरंग के द्वारा तय की गई, एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ये बहुत काम का है ना, याद रखना। पेपर में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी के अंदर में इसको लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो हमारे 3-4 नंबर में अगर आ जाए तो उसमें हमको इसको लिखना है, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी समझते हैं। किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, अर्थात इस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई लाइट जलाया, ऐसे इस तरह से जलाया, तो लाइट जैसे ही मैंने जलाया तो उनकी संख्या कितनी है, 1 सेकंड में टकराने वाले जो अणु होगा या मॉलिक्यूल्स होगा उनकी संख्या क्या होगी। किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, राइट। इसे हम लोग न्यू से दर्शाते हैं, न्यू से शो करते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज होती है, HZ हर्ट्ज होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को 2 पॉइंट अवश्य समझ आया होगा। एक बार रिपीट करके देखना, बहुत इजी है। लाइट कोई जा रहा है इस तरह से गति करते हुए, राइट, तो उसमें हमारे पास कितना दूरी वो तय कर रहा है ना, एक चक्र लगाने के लिए कोई भी तरंग के द्वारा, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ कह रहे हैं। लेकिन यही बात आवृत्ति के लिए जब हम अप्लाई करें तो किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, तरंग की संख्या, वो कितना संख्या उसकी, उनकी तीव्रता को हम देख रहे हैं। तो ये चीज होते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अलग अलग लाइट के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग, राइट। तो ये बात आप सब लोग पढ़ते जाना, समझते जाना। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये सब चीज, राइट। और बाकी जो IMP चीज है हम इसको XY कह सकते हैं, इसको X अक्ष और इसको Y अक्ष अपन कह सकते हैं, राइट ना। चलिए फ्रेंड, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब 2 बिंदु और है, इसका छोटा छोटा सा परिभाषा तो लिखवा दूं कम से कम, ताकि आप लोग थोड़ा से फ्यूचर में इसको समझ सकेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो वेव नंबर क्या चीज होते हैं, जो तरंग संख्या क्या होते हैं। किसी भी जो रेडिएशन के जो वेव लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं,
वेव नंबर कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या से दर्शाते हैं, न्यू बार से दर्शाते हैं, राइट। ये बात आपको 2 लाइन लिख देनी, समझ लेनी है, समझना है, ज़्यादा हमको परीक्षा में एकदम याद नहीं करना है इसको। इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि आगे का जो चीज़ है वो समझ में आने लगे। तो यहाँ हमने लिखा है न्यू बार इक्वल टू 1/λ लिखा है, यही है हमारा व्युत्क्रम, राइट ना। तो ये 1/λ हो जाएगा। चौथा है हमारे पास विकिरण की ऊर्जा, अर्थात इसे हम एनर्जी ऑफ रेडिएशन कहेंगे इंग्लिश में। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आप लिख सकते हैं, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यहां पर लिख सकते हैं, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की क्वांटा की ऊर्जा, प्रकाश जो होगा उसमें क्वांटा है, क्वांटा मतलब एक तरह के एनर्जी है, राइट, जिसे ई कॉमा लगाएंगे, विकिरण की आवृत्ति जो हमारा अभी आपने देखा विकिरण की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो हम लिखेंगे E बराबर h म्यू लिखेंगे, है ना, और इसके बराबर में हम लिख सकते हैं h लिख सकते हैं, और न्यू का मान होता है हमारे पास c/λ होता है, c/ क्या होता है, लेमडा होता है, और उसके बराबर में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताएं जरा, h का h हो गया, c का c हो गया, और लेमडा का मान हम जानते हैं एक म्यू बार का मान होता है 1/λ। तो एक मान लो यहाँ पर 1 है ना, 1/λ लिखूंगा तो इसके जगह में मैं न्यू बार मानूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है उसी को c बराबर क्या होता है म्यू लेमडा, या म्यू बराबर क्या होता है c/λ एवं न्यू बार बराबर 1/λ, उसको मैं दर्शा रहा हूँ। तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह के मैं आईएमपी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया। आई होप आप लोगों को थोड़ा तो पसंद आया होगा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बहुत अच्छे से आपको कॉलेज लेवल पर समझा के दूँ, राइट ना, ताकि आप लोग अच्छे से इसको कवर कर सकें, पढ़ सकें। मेरा बिल्कुल कामना है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ें, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना, बस वही काम करो। आज मैंने पढ़ाया तो आज का क्लास आज ही ख़त्म कर लो, एकदम ज़्यादा आप लोग डाउनलोड कर करके मत पढ़ना, राइट। थोड़ा वीडियो को चलने भी देना, ताकि हमारे लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा हो कि हमारा यूट्यूब चैनल भी आगे ग्रो करें। तो आप लोगों के वजह से हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, शायद नहीं लिए हैं, राइट। कुछ चीज़ें हैं जिसको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, तो समझने की कोशिश करना। ये h हो गया हमारा, ये मान है ना E = h म्यू होता है, एक्चुअल में c प्रोपोर्शनल लेमडा न्यू होता है, बट यहाँ पर हमने समानुपाती को हटा के क्या लगाया है, h लगाया है। तो ये प्लांक स्थिरांक है एक तरह से, ठीक। तो वो चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत याद करना है, कर लेना, बाकी ज़्यादा इसको रट्टा मत मारना। आज के इस पहले लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। मेरा विश्वास है आप सब लोग आगे अवश्य बढ़ेंगे। दूसरा जो लेक्चर आएगा, ये तो पहला हमारा लेक्चर है, पूरा इंट्रोडक्शन को मैंने पूरा अच्छे से कवर किया यार, एकदम बेहतरीन ढंग से, राइट। और सारे चीज़ों को मैंने जो आईएमपी है उनको पूरा चुन चुन के आप सब के लिए मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो में। तो सभी लोग इसे ध्यान से पढ़ें, अच्छा से आप लोग कवर करते जाए, और देखिएगा 2-2.5 महीने के अंतर्गत आप लोगों का सिलेबस मैं पूरा करके दे दूंगा, क्योंकि मैं एकदम कंटिन्यू हूँ, रेगुलरली एकदम मेरी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा कि रेगुलरली आपको वीडियो मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और एकदम एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए। दोबारा मौका आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक बार मौका मिला है, पढ़ाई करते जाइए और मेहनत करते जाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।